Hello students, welcome to Enrich Minds YouTube channel. I am Preksha Jain, back again with class 6th social science. In this video, I am going to start the third section of class 6th social science, that is social and political life. So ये जो social and political life सेक्शन है दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज सिविक्स। तो सिविक्स के बारे में हम ये जो सीरीज है अब इसमें कंटिन्यू करने वाले हैं। तो फर्स्ट तो ये है कि सिविक्स क्या होता है एंड हम क्यों पढ़ते हैं। तो सिविक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारे स्टूडेंट करिकुलम का। इसके कुछ रीजंस है, जैसे कि इसमें हमें गवर्नमेंट के फंडामेंटल्स के बारे में पता चलता है, ओनरशिप एज अ सिटीजन, जो सिटीजन है उनके बारे में पता चलेगा, जो वोटिंग की नॉलेज है वो मिलेगी, गवर्नमेंट के लिमिटेशंस कहाँ पर आ जाते हैं, डेमोक्रेसी क्या होती है। तो बहुत सारी जो चीजें हैं हमें सिविक्स में पढ़ने को मिलती हैं एंड जो हम एक नॉलेजेबल एंड प्रोएक्टिव मेंबर बन जाते हैं डेमोक्रेटिक सोसाइटी के बाय स्टडिंग द सिविक्स और by understanding the topic social and political life. So ये social and political life फर्स्ट पार्ट 6th क्लास का जो है वो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं एंड इसमें हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 दैट इज अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटीज। सो अब यहाँ पर आप सोचोगे कि अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटीज से ही क्या हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे गवर्नमेंट के बारे में। नो, अगर गवर्नमेंट के बारे में हमें पढ़ना है तो हमें उससे रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होना भी जरूरी है। तो इस चैप्टर में हम वही देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, बेसिक्स ऑफ दिस सिविक्स पार्ट। सो ये जो चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, इसे हम लाइन बाय लाइन रीड करेंगे, देन उसके बाद डिटेल एक्सप्लेनेशन पे हम जाएंगे। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आंसर्स या जो भी और क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज के, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, वो सारा कुछ हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, जिससे कि आपके कंसेप्ट जो है वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। सो बस पेशेंस के साथ आपको ध्यान देना है यहाँ पर। और हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। सो लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम, डू यू सी एनीवन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू डू? इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज। नॉट ओनली डू दे लुक डिफरेंट बट दे माइट also belong to different regional, cultural or religious background. These differences enrich our lives in many ways and also make them more fun. So अगर आप अपने सराउंडिंग में देखोगे, अगर आप अभी क्लास में नहीं हो, घर पे भी हो, तो या फिर आप अपने सोसाइटी या लोकेलिटी में देखोगे, सो रियली ही आपको कोई ऐसा पर्सन दिखेगा जो कि आपके जैसा दिखता है, या फिर आपको कोई 2 सिमिलर पर्सन दिखेंगे अगर वो ट्विंस नहीं है तो क्या है सिंपली कि हमारे चारों तरफ बहुत डिफरेंट वैरायटी के लोग हैं। हर एक पर्सन जो है वो सिर्फ लुक्स के बेसिस पर नहीं, बहुत सारे अदर एस्पेक्ट्स में भी एक दूसरे से डिफरेंट है। रीजन डिफरेंट हो सकता है, कल्चर डिफरेंट हो सकता है, रिलीजियस ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं, रिलीजियस बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये सारे जो डिफरेंसेस हैं ये हमारी लाइफ्स को एनरिच करते हैं इन सो मेनी वेज एंड इससे ही और इंटरेस्टिंग हो जाता है, बिकॉज जब डाइवर्सिटी होगी तो उसके बारे में पढ़ने में भी इंटरेस्ट होगा। सिमिलर चीज होती है तो वो कहीं ना कहीं बोरिंग हो जाती है, बट यहाँ पर डाइवर्सिटी है सो इंटरेस्टिंग भी होगा। ऑल दीज डिफरेंट पीपल हु कम फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ बैकग्राउंड एंड बिलोंग टू ऑल काइंड्स ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल cultures help to make India so interesting and so diverse. तो इंडिया में इतना डिफरेंट वैरायटीज हैं, डाइवर्सिटी है, दैट इज वाई इंडिया एक इंटरेस्टिंग प्लेस बन जाती है एंड डाइवर्स भी। व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू अवर लाइफ? डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में क्या एड अप करती है? हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस? इंडिया कैसे बनी एक डाइवर्स कंट्री? आर ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंस ऑफ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी? कैन डाइवर्सिटी also be a part of unity? Read this chapter to find some answers. So क्या जितने भी differences हैं वो सभी diversity का part है? Diversity अगर है तो यूनिटी भी होती है क्या? सो ये क्वेश्चंस जो यहाँ पर इतने सारे मे बी पॉसिबल आपके माइंड में भी आए होंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेंगे। सो रीडिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है चैप्टर की। 3 children around your age have drawn the figures above. यूज द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर। सो यहाँ पर आपकी ही एज के 3 और दूसरे स्टूडेंट्स ने ये फिगर्स ड्रॉ किए हैं। ये बॉक्स जो एम्प्टी है ना, ये आपको यहाँ पर अपना ह्यूमन फिगर जो है वो ड्रॉ करना है। इज योर ड्रॉइंग सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर ड्रॉइंग? सो आप कितना भी ट्राई कर लोगे ना, आप एग्जैक्टली सिमिलर ड्रॉइंग इनमें से नहीं बना सकते हो, और इनकेस अगर बनाई है सो यस या नो में आप यहाँ पर आंसर भी दे सकते हैं। तो चांसेस आर दैट योर ड्रॉइंग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 विच यू कैन सी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पर आप 3 ड्रॉइंग्स देख रहे हो, ये क्या है? डिफरेंट है। तो वैसे ही जो आपकी ड्रॉइंग भी बनेगी ना, वो मोस्टली चांसेस क्या होंगे कि डिफरेंट ही होगी। दिस इज बिकॉज ईच वन ऑफ अस हैज यूनिक ड्रॉइंग स्टाइल, क्योंकि हर एक पर्सन का क्या होता है? ड्रॉइंग स्टाइल यूनिक होता है। वी
we not only don't look exactly like each other but also differ in terms of the language we speak, our cultural backgrounds, the religious rituals we observe, and of course the way we draw. तो क्या होता है कि हम सिर्फ देखने में ऐसा नहीं है कि हम डिफरेंट दिख रहे हों, बट हम लैंग्वेज जो बोल रहे हैं वो डिफरेंट होती है, कल्चरल बैकग्राउंड जिनसे बिलोंग करते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जो रिलीजियस रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं. सो देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस दैट आर इन द पीपल लिविंग इन अ सोसाइटी. नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक हाउ मेनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स. तो अब क्या करना है, ये कुछ इंफॉर्मेशन है अपने बारे में बताना है और फिर अपने जो आंसर है वो चेक करना है कि व्हेन आई गो आउट आई लाइक वियरिंग. तो जब आप बाहर जाते हो तो आपको क्या पहनना पसंद है. एट होम आई स्पीक इन, घर पे आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो. माई फेवरेट स्पोर्ट इज, एंड लास्ट इज आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट. तो ये चारों क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखना है. आप अपने फ्रेंड से बोल सकते हो कि ये सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखे एंड फिर आप इनको कंपेयर कर सकते हैं. प्रोबेबली नॉट. तो अब यहाँ पर क्या कंपेयर करना है कि सारे लोगों के आंसर क्या सिमिलर होंगे. सो प्रोबेबली नॉट नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके आंसर सेम हो या फिर सबके ही डिफरेंट भी हो. देयर आर चांसेस कि सिमिलर हो सकते हैं और देयर आर चांसेस कि डिफरेंट होंगे. बट मेनी ऑफ यू मे हैव सिमिलर आंसर्स, बट काफी सारे लोगों के सिमिलर आंसर्स भी हो सकते हैं. हाउ मेनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक्स. तो किस पर्सन को एक ही बुक बार बार पढ़ना अच्छा लगेगा. हाउ मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट्स इन योर क्लास. तो आपके क्लास में जो स्टूडेंट्स होंगे वो भी बहुत वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस स्पीक करते हैं. तो ये भी क्या है, एक तरीके से डाइवर्सिटी है. बाय नाउ यू मस्ट हैव recognize the many ways in which you are quite like some of your classmates and other way in which you are different from them. So अभी तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आप किन चीजों में अपने क्लासमेट की तरह सिमिलर हैं एंड कहां पर उनसे डिफरेंट हैं. तो अब इसमें आता है मेकिंग फ्रेंड्स. तो डाइवर्सिटी है तो डिफरेंसेस भी होंगे, बट इन डिफरेंसेस और डाइवर्सिटी के बाद भी अगर हम इंटरैक्ट करेंगे तो क्या है, फ्रेंड्स तभी बन सकते हैं. डू यू थिंक इट वुड बी इजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू. सो अगर आपसे कोई पर्सन बहुत ज्यादा डिफरेंट है और उसे भी फ्रेंड होना पॉसिबल है क्या. रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस. तो ये फॉलोइंग स्टोरी जो है हमें रीड करना है एंड फिर इसका आंसर आपको कंक्लूड करना है. I had meant it as a joke made up of small ragged boy who sold newspapers at the Janpat crossing at the busy intersection. So यहाँ पर एक जोक के फॉर्म में स्टार्ट हुआ था स्टोरी कि जोक किससे बनाया था, स्मॉल रैग्ड बॉय का जो कि न्यूज़पेपर सेल करता है कहाँ पर, जनपद क्रॉसिंग में, जो कि एक बिजी इंटरसेक्शन है. एवरी टाइम आई साइकिल्ड पास्ट ही वुड रन आफ्टर मी. सो जब भी जो पर्सन जो स्टोरी बता रहा है ना वो बोलता है कि जब भी मैं साइकिल से जाता था वो मेरे पीछे आ जाता था, होल्डिंग आउट द इंग्लिश न्यूज़पेपर, और वो हाथ में इंग्लिश न्यूज़पेपर रखा हुआ था, एंड स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग हेडलाइन इन मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स. और जो इवनिंग की हेडलाइंस होती थी ना वो उसको हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स करके बोल रहा होता था. दिस टाइम आई स्टॉप्ड बाय द पेवमेंट एंड आस्क्ड फॉर द हिंदी पेपर. हिज माउथ फेल ओपन. सो जैसे ही वो वहां पर रुका उसने सोचा कि चलो ठीक है एक बार ले लिया जाए पेपर. एक्सक्यूज मी. तो उसने रुक के क्या बोला कि मुझे तो हिंदी पेपर चाहिए. उसने हिंदी पेपर के लिए पूछा. सो वो जो न्यूज़पेपर सेल कर रहा था ना वो स्टक रह गया. यू मीन यू नो हिंदी, ही आस्क्ड. तो वो पूछता है कि अच्छा मतलब आपको हिंदी पता है. ऑफ कोर्स आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर. तो उसने बोला कि पेपर के लिए पे कर रहा था ना जो पर्सन, वो बोलता है यस मुझे पता है हिंदी. वाई व्हाट डिड यू थिंक. सो मतलब देन अगेन वो ये क्वेश्चन पूछता है द पर्सन हु वॉज बाइंग द न्यूज पेपर, वाई मतलब ऐसा क्यों सोचा तुमने कि मुझे हिंदी नहीं आती होगी या हिंदी आती है क्या. सो ही पॉज बट यू लुक सो अंग्रेज, ही सेड. तो वो जो न्यूज़पेपर सेल कर रहा होता है ना बॉय, वो क्या बोलता है बट यू लुक सो एंड उसके बाद उसको नहीं पता कि क्या टर्म यूज करना था, तो ही यूज अंग्रेज. यू मीन यू लुक यू कैन इवन रीड हिंदी. तो वो फिर अपने क्वेश्चन को करेक्ट करता है कि मतलब आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं क्या. तो ये कौन बोल रहा है, द बॉय हु वाज सेलिंग द न्यूज़पेपर. देन द बॉय हु बाय द न्यूज़पेपर सेड ऑफ कोर्स आई कैन. आई सेड दिस टाइम अ लिटिल इम्पेशेंटली आई कैन स्पीक रीड एंड राइट हिंदी. हिंदी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन स्कूल. तो जिसने हिंदी न्यूज़पेपर खरीदा ना वो बोलता है कि भाई हाँ हिंदी आता है, मुझे पढ़ना आता है, लिखना आता है, रीड करना भी आता है, क्योंकि हिंदी स्कूल में एक सब्जेक्ट होता है. सो अगर आप लोगों को नहीं आता है तो ये भी सोचना चाहिए कि हिंदी जो है वो हमारी मदर टंग है, नेशनल लैंग्वेज है इंडिया की. सो हिंदी आना कंपलसरी है. एंड इसके साथ साथ जैसे अगर आप बाकी सारी फर्दर दूसरी लैंग्वेजेस की इंफॉर्मेशन होती है ना हमें या फिर उसकी क्लासेस लेते हैं तो सेम वैसे ही हिंदी का नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है. आप इंग्लिश बोलते हो,
नो प्रॉब्लम, बट इंफॉर्मेशन होना हमारी मदर टंग का इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट्स ही आस्क्ड, सो अब जो न्यूज़पेपर सेलिंग बॉय था वो क्या बोलता है, सब्जेक्ट्स ये क्या होते हैं। हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट वाज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल। तो अब जिसने न्यूज़पेपर लिया ना वो सोचता है कि अब मैं किसी को कैसे बताऊं जो कभी स्कूल ही नहीं गया कि न्यूज़पेपर क्या होता है। वेल इट इज समथिंग आई बिगेन बट द लाइट चेंज्ड and the honking behind me grew 100-fold and I let myself be pushed along with the rest of the traffic. So क्या हुआ कि वो कभी स्कूल तो गया नहीं था तो उसको पता नहीं था सब्जेक्ट क्या होते हैं, तो वो बताने को स्टार्ट ही करता है जिसने न्यूज़पेपर लिया था, बट इतने में ही जो लाइट है वो चेंज हो जाती है और उस साइकिल के पीछे के जो भी व्हीकल्स है वो सब हॉर्न ब्लो करने लगते हैं, तो इसलिए वो अपनी साइकिल लेके आगे बढ़ जाता है। द नेक्स्ट डे ही वॉज there again smiling at me and holding out a Hindi paper. So next day वो जो न्यूज़पेपर सेलर था ना बॉय वो फिर वहां पर था एंड वो इस टाइम वो जो न्यूज़पेपर जिसने खरीदा था ना उस बॉय को देख के स्माइल करता है एंड वो हिंदी पेपर रखा हुआ था एंड ही सेड भैया आपका अखबार। तो आज वो क्या बोलता है, फिर हिंदी में बोलता है कि ये लीजिए आपका न्यूज़पेपर, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज है। एंड फिर वो डायरेक्ट आ जाता है किस पे, जो उसका यस्टरडे क्वेश्चन छूट जाता है कि सब्जेक्ट क्या होता है। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग, और उसके टंग पे थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड जो है वो स्ट्रेंज होता है प्रोनाउंसिएशन में। इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स, एंड ऐसा साउंड करता है कि ये जो इंग्लिश बोल रहा है वो कोई और रूल कर रहा है, मतलब उसकी थ्रू ही गवर्न नहीं हो रही है इंग्लिश। सो इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी। तो फिर वो जो न्यूज़पेपर बाइंग बॉय है वो क्या बोलता है कि एक सिर्फ पढ़ने के लिए एक चीज होती है। आई सेड एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन आई आस्क्ड हिम हैव यू एवर बीन टू स्कूल। तो फिर वो पूछता है कि कभी स्कूल गए हो, तो न्यूज़पेपर सेलर जो है वो बोलता है नेवर। And he added proudly, I began working when I was so high. तो उसके बाद ये बोलने के बाद कि मैं स्कूल नहीं गया कभी, और फिर ये ऐड कर देता है कि मैंने वर्क करना बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया था। He measured himself against my cycle seat. First my mother used to come with me and I can do it all alone. तो पहले मेरी मदर आती थी यहाँ पर साथ में मेरे साथ न्यूज़पेपर सेल करने, बट अभी मैं खुद से सेल करने लगा हूँ। वो बहुत प्राउडली ये बताता है। Where is your mother now? Then जो न्यूज़पेपर बायर था वो पूछता है कि आपकी मदर कहाँ है अब। आई आस्क्ड बट व्हेन द लाइट चेंज्ड एंड आई वाज ऑफ आई हर्ड हिम येल फ्रॉम समवेयर बिहाइंड मी शी इन मिरर्ड विथ द रेस्ट वाज ड्रोन्ड आउट। सो वो क्या है ना कि रेड लाइट फिर से ऑफ हो जाती है, वो आगे निकल जाता है, स्टिल दैट बॉय जो न्यूज़पेपर सेल कर रहा था वो बोलता है कि वो मिरट में है एंड बाकी का उसको कुछ सुनाई नहीं देता है। My name is Sameer, he said the next day. अब नेक्स्ट डे जब वो मिलता है तो वो बताता है कि my name is Sameer and उससे पूछता है कि what is your name? What's your? It was incredible. My bicycle wobbled. My name is Sameer too, I said. और वो भी क्या बोलता है कि मेरा नेम भी क्या है, समीर है। What? His eyes lit up. तो उसकी लाइट जो है वो थोड़ी सी ब्राइट हो जाती है। Yes, I grinned at him. It's another name for Hanuman's father. You know. So now you are Sameer A and I am Sameer 2. तो वो फिर और इन्फॉर्मेशन देता है जो न्यूज़पेपर बायर सेलर होता है कि ये हनुमान का भी एक नेम होता है। अब 2 समीर हो गए हैं, एक 1 और 2। He said triumphantly and वो बहुत खुश होके बताता है sometimes some things like that I answered and then I held out my hand. उसके बाद वो क्या करता है, ठीक है, वो बोलता है हाँ हाँ ठीक है ऐसा, और फिर आगे चला जाता, मतलब हैंडशेक करता है। समीर दो हिज हैंड नेस्टेड इन माइन लाइक अ लिटिल बर्ड, एंड वो जो समीर न्यूज़पेपर सेलर होता है ना उसका हैंड न्यूज़पेपर बायर वाले समीर के हाथ में एक छोटे से हैंड लिटिल बर्ड की तरह आ जाता है। आई कुड स्टिल फील इट्स वार्मथ एज आई साइकिल्ड अवे। सो उसमें जो वार्मथ थी वो बाद में भी फील कर रहा होता है। सो ये ऐसी ही स्टोरी चलती है। अभी अगर हम कंक्लूजन देख लेते हैं, ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर, नाइदर डे आफ्टर नॉर एवर अगेन, एंड नो न्यूज पेपर इन इंग्लिश और हिंदी। कैन यू टेल मी वेयर माई समीर 2 हैज गॉन। तो जो समीर 1 है दैट मीन्स न्यूज पेपर बायर, वो फिर डेली जाके देखता है, उसको फिर वो नहीं मिलता है समीर 2 जो न्यूज पेपर सेलर होता है। तो वो सोचता है कि ये कहाँ गया है मेरा समीर 2। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये पूरी एक स्टोरी जो चल रही थी
उसमें जो समीर दो है, दैट मीन्स द न्यूज़पेपर सेलर, वो कैसे ना कैसे अरेंज करके न्यूज़पेपर सेल कर रहा है, मनी अर्न कर रहा है। बट एक दिन क्या हो जाता है कि उसको कोई ट्रबल हो जाता है मीरठ में, एंड काफी सारे लोग जो हैं वो रायट्स, जो दंगे होते हैं ना, उनमें किल हो जाते हैं। तो वो ये न्यूज हेडलाइंस न्यूज़पेपर में देखता है एंड फिर उसको अपनी मदर की टेंशन हो जाती है, तो इसीलिए क्या है वो वहां से चला जाता है। While Sameer एक is more familiar with English, Sameer दो speaks हिंदी। तो यहाँ पर हमें इस स्टोरी से नहीं लेना देना है कि क्या हुआ, समीर कब गया, क्यों गया, बट मेन ये चीज है कि समीर जो एक है वो ज्यादा फेमिलियर है इंग्लिश से, दैट मीन्स की जो न्यूज़पेपर बाय कर रहा है, एंड जो समीर दो, दैट मीन्स की जो न्यूज़पेपर सेल कर रहा है वो इतना अच्छा नहीं होता है, वो सिर्फ हिंदी स्पीक करता है अच्छे से। ऑल्दो दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, दे स्टिल कम्युनिकेटेड विद ईच अदर। तो उनकी जो होम टंग है, लैंग्वेज है, वो थोड़ी सी डिफरेंट है, उसके बाद भी वो दोनों बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते थे। दे मेड द एफर्ट्स टू डू सो बिकॉज दिस वॉज what was important to them। तो वो लोग लैंग्वेज डिफरेंट होने के बाद भी इतने अच्छे से कम्युनिकेट क्यों कर पा रहे थे, बिकॉज उस टाइम के लिए उन दोनों के लिए वही चीज इंपॉर्टेंट थी। समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो केम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन एंड कल्चर बैकग्राउंड। वाइल समीर एक इज अ हिंदू, समीर दो इज अ मुस्लिम। तो जो न्यूज़पेपर सेल कर रहा था वो मुस्लिम समीर था, एंड जो न्यूज़पेपर बाय कर रहा था वो हिंदू समीर था। Different religions and cultural backgrounds such as these are an aspect of diversity। तो ये जो religious and cultural background है कि यहाँ पर जो दो लोग बात कर रहे हैं इतने अच्छे से, वो दोनों ही different religious background को belong करते हैं, different culture follow करते हैं। तो यही क्या है, diversity का एक aspect है, मतलब कि differences होने के बाद भी बहुत ही friendly बात कर सकते हैं। In addition to their diverse religion and cultural background, there are other ways in which Sameer एक and Sameer दो are different from each other। For example, while Sameer एक go to school, Sameer दो sells the newspaper। एक और डिफरेंस क्या है कि जो Sameer एक है, जो न्यूज़पेपर बायर है, वो स्कूल्स भी जाता है, बट जो सेकंड Sameer है वो सिर्फ न्यूज़पेपर सेल करता है। He does not go to school। समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल, क्योंकि समीर दो को स्कूल अटेंड करने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली, दैट इज वाई वो स्कूल नहीं जाता है। अगर अपॉर्चुनिटी मिलती तो वो ऑब्वियसली है कि स्कूल जाता और वहां पर जाके अपनी स्टडी कंटिन्यू करता। So perhaps you have noticed that there are several people in the area where you live who are poor and who do not have enough to eat or wear and sometimes not even a place to live। So अगर आप देखेंगे अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व करेंगे तो काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ना रहने के लिए प्रॉपर जगह है, वो इतने ज्यादा पुअर हैं कि उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं एंड फूड नहीं होता है। दिस डिफरेंस इज नॉट द सेम एज वन वी हैव सीन अर्लियर। तो ये जो डिफरेंस है ना पुअरनेस और रिचनेस का, ये जो डिफरेंस हमने लास्ट रीड किया वो उससे सिमिलर नहीं है। हियर वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ द डिफरेंस बट ऑफ इनइक्वालिटी। यहाँ पर क्या है, डिफरेंस तो है बट मेजरली क्या आ जाती है, इनइक्वालिटी हो जाता है। Inequality comes about when a person does not have the resources and opportunity that are available to other person। तो inequality कब आने लगती है, जब किसी एक पर्सन के पास जो लाइवलीहुड रन करने के लिए नेसेसिटीज की रिक्वायरमेंट होती है वही नहीं बचती है। तो जब बेसिक नेसेसिटी फुलफिल करने की केपेबल नहीं होगा पर्सन, तो वहां पर डिस्क्रिमिनेशन होने लगता है एंड इनइक्वालिटी भी आती है। द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट people did and they were supposed to remain in those groups। तो जो कास्ट सिस्टम है वो भी एक इनइक्वालिटी से ही अराइज हुई प्रॉब्लम है एंड इसके लिए जो सोसाइटी है वो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड हो जाती है एंड ये जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो क्या देखते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन द वर्क दैट पीपल डिड एंड दे वर सपोज टू रिमेन इन दोस ग्रुप। सो वो क्या करते हैं कि ऑब्जर्व करते हैं क्लोजली अपने सराउंडिंग में एंड फिर वो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। सो इफ योर पेरेंट्स वर पॉटर्स यू कुड हैव ओनली बिकम अ पॉटर और नथिंग एल्स। तो क्या सिस्टम चलता था पहले कि अगर आपके पेरेंट्स जो है वो पॉटर हैं तो आपको भी पॉटर ही बनना पड़ता था और कुछ नहीं बन सकते थे। दिस सिस्टम वाज कंसिडर्ड इरिवर्सिबल एंड ये जो सिस्टम था उसको क्या समझा जाता था कि इरिवर्सिबल सिस्टम है एंड बिकॉज यू वर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन इट वाज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर देन व्हाट यू नीडेड इन योर प्रोफेशन। तो ये क्या था कि जो प्रोफेशन था ना वो नीड बन चुकी थी कि आपको ये करना ही पड़ेगा, कंपल्सरी है। दैट इज वाई बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इस चीज से रिक्वायर्ड नहीं होती थी। You will read more about this and other inequalities in the following chapters। तो अब
चैप्टर में फर्दर और जो भी डिफरेंसेस हैं या फिर जो इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन है उसके बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा। तो टॉपिक आ जाता है यहाँ पे, व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू अवर लाइफ। तो डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में क्या ऐड करती है? जस्ट लाइक समीर एक एंड समीर दो बिकम फ्रेंड्स, यू माइट हैव फ्रेंड हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। सो समीर एक एंड दो क्या थे? डिफरेंस होने की वजह से भी फ्रेंड बन गया। वैसे ही अगर आप अपने फ्रेंड्स भी देखेंगे तो वो क्या है? डाइवर्सिटीज होगी उनमें, दे कैन बी डिफरेंट इन सेवरल वेज। You have probably eaten different kinds of food in their homes, celebrated different festivals with them, tried out the clothes they wear, and learned some of their languages as well. तो क्या है, जो आपने प्रोबेबली क्या देखा कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड जो है वो ईट किया करते हैं होम्स में, डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स जो है वो वेयर करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज स्पीक करते हैं। तो ये जो है ये सारा कुछ डाइवर्सिटी में ऐड करता है। यू प्रोबेबली लाइक रीडिंग एंड हियरिंग स्टोरीज एंड एडवेंचर्स अबाउट डिफरेंट एनिमल्स, पीपल एंड इवन घोस्ट। Perhaps you even enjoy making up stories yourself. Many young people feel happy when they read a good story because it gives them lot of ideas to make up more stories. तो अगर आप देखेंगे कि रीडिंग एंड स्टोरी सुनना या फिर जो एडवेंचर्स है वो हर एक एनिमल या पर्सन के लिए डिफरेंट हो सकते हैं, सबके लिए इस चीज़ों को रिलेटेड सेम मेंटालिटी नहीं होती है। एंड पीपल जो है वो डिफरेंट एनिमल्स को लाइक कर सकते हैं, इवन कई सारे वो जो ह्यूमंस होते हैं वो घोस्ट को भी लाइक करते हैं। एंड परहैप्स मे बी पॉसिबल ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है वो स्टोरीज जो सुन रहे हैं या फिर स्टोरीज अगर बना रहे हैं उसको भी इंजॉय कर लें। काफ़ी सारे जो यंग लोग हैं वो क्या फील करते हैं जब ये जो स्टोरीज रीड करने मिलती हैं तो वो हैप्पी फील करते हैं, बिकॉज इससे बहुत सारे जो है आइडियाज मिलते हैं। पीपल हु राइट स्टोरीज गेट देयर आइडियाज फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, फ्रॉम बुक्स एंड रियल लाइफ एंड फ्रॉम देयर इमेजिनेशंस। तो जो लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, जब स्टोरीज लिखते हैं एंड उससे बहुत सारे आइडियाज भी मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हैं, बुक्स पढ़ते हैं एंड जो रियल लाइफ और ज़्यादा इमेजिनेशन के बेसिस पर वो बुक जो है वो लिख सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं। सम मे हैव लिव्ड इन फॉरेस्ट क्लोज टू एनिमल्स एंड चूजन टू राइट ऑफ देयर फाइट्स एंड फ्रेंडशिप। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि अपनी लाइफ जो है वो फॉरेस्ट में स्पेंड करते हैं एंड किसके क्लोज होते हैं? ऐसे एनिमल्स के, और फिर उनको ही चूज कर लेते हैं फाइट्स एंड फ्रेंडशिप्स के लिए। अदर रीड रियल अकाउंटेंट्स ऑफ किंग एंड क्वींस एंड रोड स्टोरीज अबाउट लव एंड ऑनर। एंड कुछ ऐसे भी हैं जो किंग्स एंड क्वीन की जो लव स्टोरीज हैं उनके ऊपर लिखते हैं, उनके लव एंड ऑनर के बारे में लिखते हैं। सम डिप्ड इनटू देयर ओन चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ स्कूल एंड फ्रेंड्स एंड रोड स्टोरीज ऑफ एडवेंचर। कुछ लोग अपने स्कूल लाइफ मेमोरी के बारे में लिखते हैं, अगर कोई एडवेंचर किया हुआ है, एडवेंचर स्पोर्ट किया है, एडवेंचर पे गए हैं, उसके बारे में भी लिखते हैं। Imagine if all the storytellers and writers that you have heard or read so far were forced to live in a place where all people wore the same two colors, red and white, ate the same food, maybe potatoes, took care of the same two animals, for example the deer and the cat, and to entertain themselves played snakes and ladders. What kind of stories do you think they वुड राइट? सो अगर आप इमेजिन करो कि जो स्टोरी टेलर्स एंड विंटर्स हैं और वो सभी सेम टाइप ऑफ स्टोरी सुन रहे होते हैं, उनको एक ही प्लेस पे रहने के लिए फोर्स किया जाता, एंड ऐसे प्लेस पे रहने के लिए फोर्स किया जाता जहाँ पे सारे ही लोग या तो रेड पहनते हैं या फिर वाइट पहनते हैं, या फिर सभी लोग कैसा फूड कंज्यूम करते हैं? पोटैटोज हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा? एनिमल्स भी होते हैं जैसे डियर एंड कैट है, वो सिमिलर एनिमल्स की टेक केयर कर रहा है जब ह्यूमन, या फिर अपने आप को एंटरटेन कर रहा है स्नैक एंड लैडर खेल के। तो इस कंडीशन में कैसी स्टोरीज बनेगी? जैसा यहाँ पर हमने स्टोरी फॉर्म किया है वो सेम चीज यहाँ पर भी हो सकती है। इन कंडीशंस को लेके वेयर द स्टोरी टेलर्स और द राइटर्स आर हैविंग डिफरेंट ओपिनियंस। क्लियर हुआ? तो ये टॉपिक हो जाता है कि कैसे डाइवर्सिटीज हमारी लाइफ में ऐड होती है। अब इंडिया में जो डाइवर्सिटी है वो टॉपिक हमें यहाँ से पढ़ना है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटीज। इंडिया में भी क्या है? बहुत वेराइटी ऑफ डाइवर्सिटीज हैं। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन। सो ये डाइवर्सिटीज क्यों है डिफरेंट? क्योंकि हर थोड़ा थोड़ा दूर पे जब जाओगे ना तो लैंग्वेज चेंज हो जाती है, फूड हैबिट चेंज हो जाती है, डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट रिलीजन फॉलो करते हैं। इवन विद इन अ स्टेट और विद इन अ टाउन देयर आर सेवरल रिलीजन्स, बट एक्चुअली इफ यू थिंक अबाउट इट वी डू मेनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू देम इन डिफरेंट वेज। सो हम काफी सारी एक्टिविटीज जो है ना वो सिमिलर परफॉर्म करते हैं, मे बी पॉसिबल जो परफॉर्म करने का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है, बट वो हम सारी चीजें ही सारे ह्यूमंस, ऑलमोस्ट ऑल ह्यूमंस परफॉर्म
सो हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? अब यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि डिफरेंट वेराइटीज हैं हर एक जगह पर, बट स्टिल उसके बाद भी कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी भी है। तो डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करने का एक प्रॉपर वे क्या है? लिटिल मोर देन 200 years ago or long before the train, aeroplane, bus or car become a part of our lives, people travel from one part of the world to another in ships or on horses, on camels, on foot। तो जब हम अगर 200 ईयर से और पहले की बात करें, तो जब तक ट्रेन डिस्कवर नहीं हुई थी, ना ही एरोप्लेन, बसेस और कार्ट होते थे, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल कैसे करते थे? हॉर्सेस, शिप्स, एनिमल्स जो होते थे पैदल जाते थे या फिर शिप्स में जाते थे। So often they went in search of new lands or new places to settle in or for people to trade with। तो ये जाने का रीजन क्या था कि आपका कुछ नया ट्रेड देखना है, सेटल होना है, वर्क की सर्च में जा रहे हैं। तो बहुत सारे रीजन हो सकते थे जिसके लिए वो जाते थे। एंड बिकॉज it took so long to travel, once they got to a place people stayed there often for a long time। तो क्या हुआ, अब एक बार बहुत ज्यादा टाइम आने जाने में लगता था, तो किसी एक प्लेस पे जाके ट्रैवल करके जाके वहां पर स्टे कर लिया उन्होंने कुछ टाइम के लिए। Many others left their homes because there were families and drought and they could not get enough to eat। अब किसी कंडीशन में किसी एक पर्सन ने ट्रैवल करना क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि वो जहां पर ऑलरेडी रहता है वहां पर उसको प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा है, लाइवलीहुड नहीं मिल रहा है, दैट इज वाई वहां पर सर्वाइव करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो आंसर के ऑप्शन क्या बचता है? वहां से चले जाओ। सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क व्हाइल अदर लेफ्ट बिकॉज देयर वाज अ वॉर। सो कुछ इसीलिए गए एक्चुअल में क्योंकि उनको वर्क सर्च करना था, एंड बाकी कुछ जो थे वो वॉर स्टार्ट होने की वजह से वहां से चले गए। समटाइम्स as they begin to make their homes in new places, people begin to change a little and at other times they manage to do things in the old ways। So काफी बार क्या होता है, वो न्यू प्लेसेस में अपना होम्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। एंड इसके अलावा जो लोग होते हैं ना, दे चेंज और दे ऑल्सो चेंज सम लिटिल, मतलब अगर डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हैं, डिफरेंट टाइम जब रहता है तो चेंजेस भी आते हैं। एंड ऐसे डिफरेंट टाइम्स में कई बार वो ऐसे भी मैनेज कर लेते हैं कि ओल्ड वे ऑफ लिविंग जो है या ओल्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स वही फॉलो करते रहते हैं। सो देयर लैंग्वेज, फूड, म्यूजिक, रिलीजन बिकम अ मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड न्यू, एंड आउट ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स कम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। तो अब वो किसी एक न्यू प्लेस पे गए तो वहां पर अपनी ओल्ड प्रैक्टिसेस भी मे बी पॉसिबल फॉलो करें या फिर कंप्लीटली न्यू थिंग्स अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इस वजह से क्या होता है ना कि जब वो न्यू प्लेस पे जाते हैं वहां पर सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं। लैंग्वेज मिक्स होगी, रिलीजन कई बार मिक्स हो जाता है, फूड जो है वो मिक्स हो जाता है। तो देयर इज वेराइटी एंड देयर इज डाइवर्सिटी, और उसके अलावा देयर इज यूनिटी। क्योंकि अगर एक पर्सन के अंदर दो टाइप्स वो रिलीजन फॉलो कर रहा है तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो पर्सन दो अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, वो रहेगा तो एक ही पर्सन। तो ऐसे ही सोसाइटी के साथ भी होता है। द हिस्ट्री ऑफ मेनी प्लेसेस शो अस हाउ मेनी डिफरेंट कल्चर्स influences have helped to shape दिस लाइफ एंड कल्चर देयर। सो जो हिस्ट्री में आप देखोगे कि इतना जो अलग अलग कल्चर्स होते हैं उसकी वजह से इन्फ्लुएंस हुआ है एंड कल्चर को एक प्रॉपर शेप मिला है। दस रिलीजन बिकम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्री। तो इसलिए रिलीजन क्या है, बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है, क्योंकि उसकी हिस्ट्री भी एकदम ही यूनिक है। सिमिलरली डाइवर्सिटी ऑल्सो कम अबाउट व्हेन पीपल अडैप्ट देयर लाइव्स टू द जियोग्राफिकल एरिया इन विच दे लिव। कई बार जो डाइवर्सिटी है वो और कैसे आ जाती है, जब लोग डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में रह रहे होते हैं या डिफरेंट लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल, लिविंग नियर द सी इन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन अ माउंटेनियस एरिया। तो सी में रहना एंड माउंटेनियस एरिया में रहना दोनों ही क्या है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लोथिंग्स एंड ईटिंग हैबिट बट इवन द काइंड ऑफ वर्क दे डू आर डिफरेंट। सो लोग जो रहते हैं ना उनकी सिर्फ क्लोथिंग हैबिट्स एंड ईटिंग हैबिट डिफरेंट नहीं होती, बट जो वो वर्क परफॉर्म करते हैं वो भी काफी डिफरेंट होता है। In cities, it is often easy to forget how closely people's life are tied to their physical surrounding. This is because in the cities people seldom grow their own vegetables and grain। तो जो विलेज में लोग रहते हैं एंड जो लोग सिटीज में रहते हैं ना उनकी लाइफस्टाइल भी काफी ज्यादा डिफरेंट होती है। तो लाइफस्टाइल भी डिफरेंट होने का रीजन क्या है, बिकॉज सराउंडिंग डिफरेंट है। अब जो कई सारे लोग सिटीज में रहते हैं ना वो अपनी वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स अपने आप से ही ग्रो कर लेते हैं इन द सॉइल। इंस्टेड दे डिपेंड ऑन द मार्केट टू बाय ऑल द फूड एंड अदर गुड्स दैट दे नीड। तो विलेज में भी ये होता है सेम चीज, एंड कई बार सिटीज में भी काफी लोग जो अपने वेजिटेबल एंड ग्रेन रिक्वायर्ड है वो खुद से ग्रो करते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या रह जाता है कि मार्केट से उसको खरीद ले, जो भी गुड्स की एंड फूड की रिक्वायरमेंट है वो मार्केट से खरीद ले। तो कई सारे लोग ये प्रेफर करते हैं कि ठीक है अगर हमारे पास लैंड है, एरिया है, सो अपने आप ही
ग्रो क्यों ना कर लिया जाए। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन व्हेन वी से दैट हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस द डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन। सो अब यहाँ पर हम और डिटेल में देखते हैं कि ये जो बोल रहे हैं हम कि हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर किसी भी रीजन की डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो इसका मतलब क्या है। वी कैन डू दिस बाय रीडिंग अबाउट द लाइफ इन 2 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, केरला एंड लद्दाख। एंड इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा, जब हम लद्दाख एंड नेक्स्ट पेज पर केरला में लाइफस्टाइल क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं लद्दाख में। लद्दाख इज अ डेजर्ट इन द माउंटेन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द जम्मू कश्मीर। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हो गया कि लद्दाख है कहाँ पर, एक डेजर्ट है जो कि माउंटेन रीजन में है, जम्मू कश्मीर में ईस्टर्न पार्ट में है। Very little agriculture is possible here since this region does not receive any rainfall and is covered in snow for a large part of the year. So लद्दाख में क्या है, रेन नहीं होती है, वाटरफॉल नहीं होता है, रेनी सीजन नहीं आता जनरली, एंड जो स्नो से कवर्ड रहता है पूरा लैंड ऑलमोस्ट फॉर द ईयर। देयर आर फ्यू ट्रीज that can grow in the region, and बहुत ही कम ट्रीज जो है उस एरिया में होते हैं लद्दाख रीजन में। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ। तो जब समर में स्नो मेल्ट होती है उस टाइम पे वो वाटर कलेक्ट करके रख लेते हैं एज अ ड्रिंकेबल वाटर। पीपल हियर कीप शीप एंड गोट्स, एंड जो लद्दाख में लोग रहते हैं ना वो जनरली उनके पास sheep and goat animal होते हैं। The goat in this region are special because they produce pashmina wool। और जो लद्दाख में sheeps होती हैं ना वो important भी हैं एंड स्पेशल भी होती हैं, क्योंकि जो वहाँ का फेमस पाशमिना वूल है वो उनसे शीप से प्रोड्यूस होता है। दिस वूल इज प्राइस इन पाशमिना शॉल्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, एंड ये जो वूल होता है ना ये काफी एक्सपेंसिव होता है। दैट इज वाई इस वूल से बनी हुई शॉल्स भी जो है वो एक्सपेंसिव होते हैं। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द गोट एंड सेल दिस टू द ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर। सो वो क्या करते हैं, ये वूल्स का जो शीप्स का जो वूल है वो प्रॉपरली रिमूव करते हैं, कलेक्ट करते हैं एंड फिर उसको कश्मीर के ट्रेडर्स को जाके सेल करते हैं। पाशमिना शॉल आर चीफली वोवन इन कश्मीर, एंड पाशमिना शॉल जो है वो मेजरली कहाँ पर वीव की जाती है, कश्मीर में वीव की जाती है। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक चीज एंड बटर। ईच फैमिली ओन सम गोट काउ एंड डजन्स याक काउज। जो डीजोज है उनको क्या बोलते हैं, याक काउज होते हैं। बीइंग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट शेयर्स ऑफ ट्रेडर। इट वाज कंसिडर्ड अ गुड ट्रेड रूट एज इट हैज many passes through which caravans traveled to what is today called Tibet. These caravans carried textile and spices, raw silk and carpets। तो लद्दाख क्या है, वहां पर बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो मिल्क गिविंग है, तो इसीलिए मिल्क, मीट एंड जो चीज और बटर ये सब प्रोडक्ट्स होते हैं ये भी इजीली अवेलेबल होते हैं, और वहां पर लोग जो है यही फूड आइटम्स में खाते हैं। इसके अलावा एनिमल्स में गोट, काउ, डिजोज जो याक काउज होती हैं ये भी कॉमन है। लद्दाख डेजर्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां का ट्रेड में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लद्दाख का ट्रेड में भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि जो मोस्टली पासेस है वो लद्दाख से होते हुए ही निकलते हैं। एंड इसका एक एग्जाम्पल है तिब्बत का पास, या तिब्बत की जो बाउंड्री है वहां से कोई भी कैरावंस अगर पास होते हैं तो वो लद्दाख होते हुए ही इंडिया आ पाते हैं, या फिर इंडिया से जाने के लिए भी लद्दाख पास करके ही जाना पड़ता है। एंड फिर जनरली ये मूव क्यों करते हैं, स्पीशीज कैरी करने के लिए, टेक्सटाइल, रॉ सिल्क एंड जो कार्पेट्स है ये सब कैरी करने के लिए वो क्या करते हैं, जो पासेस है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं। तो आफ्टर बीइंग द डेजर्ट एरिया ऑल्सो लद्दाख क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट जो है वो आएगा किसके बारे में, केरला के बारे में। तो यहाँ पर केरला की भी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि केरला में क्या लाइफस्टाइल चलता है। सो अब हम यहाँ पर कंक्लूजन देखते हैं जिससे कि आपको क्लियर होगा। ये बहुत सिंपली जैसे हमने अभी लद्दाख में देखा ना कि कहाँ पर सिचुएटेड है और वहां पर लोगों का लाइवलीहुड क्या है, एंड इसके अलावा क्या लैंग्वेजेस वो स्पीक करते हैं, क्या वर्क वो परफॉर्म करते हैं, तो ये सारा कुछ केरला के बारे में भी दिया हुआ है। दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें यहाँ से, तो वाइल केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर ज्योग्राफिकल फीचर्स, द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन हैज बीन सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। तो जब केरला एंड लद्दाख क्या है, डिफरेंट है, किस टर्म में डिफरेंट है, ज्योग्राफिकल फीचर में। केरला है एकदम साउथ में, लद्दाख एकदम नॉर्थ में। तो फिजिकल फीचर्स और ज्योग्राफिकल फीचर्स है वो डिफरेंट हो जाते हैं। सो जो हिस्ट्री है दोनों ही रीजन की वो सिमिलर है इन द वे ऑफ कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स। तो दोनों ही रीजन जो लद्दाख एंड केरला है, अरब इन्फ्लुएंसेस एंड चाइनीज ट्रेडर्स जो है उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं।
It was the geography of Kerala which allowed for the cultivation of species and the special geographical location of Ladakh and its wool that drew traders to these regions. Thus, history and geography are often tied in the cultural life of the region. So अब क्या हो रहा है ना यहाँ पे कि जो geography होती है, मतलब ये केरला का जो लोकेशन है वो सारा कुछ क्या डिटेल में बता रहा है, दैट मीन्स की geography है उससे क्या अलाउ हो जाता है कि कौन सी स्पीसीज कल्टिवेट करना चाहिए, क्या ज्योग्राफिकल लोकेशन होना चाहिए। सो इसका एडवांटेज लेते हुए स्पीशीज जो हैं और जो लद्दाख से वूल आता है वो कौन बाय कर लेता है, ट्रेडर्स बाय करते हैं इन रीजन्स में, एंड फिर वो क्या करते हैं, दे ड्रू ट्रेडर्स टू दीज रीजन्स, फिर इस रीजन्स में ट्रेडर्स लेके आ जाते हैं। एंड इससे हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी जो है वो हमारे कल्चरल लाइफ से काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड है, क्योंकि हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि पास्ट इवेंट्स क्या थे, एंड उसके अलावा जो ज्योग्राफी है उससे हमारे इंडिया का जो मेन लैंड है वहाँ पर क्या प्रेजेंट है वो भी आइडिया रखता है। द इन्फ्लुएंसेस ऑफ डाइवर्स कल्चर इज not merely a thing or the past. Our present life are all about moving from place to place for work, and with each move our cultural tradition and way of life slowly become part of the new place we are in. तो जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं डाइवर्स कल्चर के वो क्या है, नियरली पास्ट की ही एक बात है, और जो हम प्रेजेंट लाइफ जहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, वर्क के सर्च में प्लेस टू प्लेस मूव कर रहे हैं, एंड हर एक मूव के साथ जो हमारा कल्चरल ट्रेडिशन है या जो हमारा वे ऑफ लाइफ है वो न्यू प्लेस के अकॉर्डिंग सेटल होता जाता है, न्यू प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होता जाता है। एंड सिमिलरली अगर हम अपने नेबरहुड्स में देखें तो हम वी लिव क्लोज टू पीपल जो कि सेवरल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हम उनके क्लोजर रहते हैं, और हमारी जो डेली लाइफ भी है वो भी हमारे सराउंडिंग लोगों से क्या है, इम्पैक्ट होती है। और अगर आप कुछ स्टोरीज और सुनोगे अपने कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस के बारे में तो ये चीज और क्लियर होगी कैसे बहुत सारा जो है वो डाइवर्स एटमॉस्फेयर है सराउंडिंग में। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो अभी तक तो हम देख रहे थे क्या क्या डाइवर्सिटी है मेनलैंड में, अब जो टॉपिक है यूनिटी इन डाइवर्सिटी उससे पता चलेगा कि इतना डाइवर्स होने के बाद भी यूनिटी होती है। So India's diversity has always been recognized as a source of its strength. When the British ruled India, women and men from different cultural, religious and regional backgrounds came together to oppose them. So India क्या है, diversity है, बहुत ज़्यादा differences हैं, and ये किस चीज़ का source है, और उसकी जो strength है उसमें source मिलता है इंडिया की को स्ट्रेंथ जो है वो इंडिया की डाइवर्सिटी से भी मिलता है। जब इंडिया में रूल किसने किया, ब्रिटिश ने किया। सो जो मेन एंड वुमेन थे वो डिफरेंट कल्चरल, रिलीजन एंड रीजनल बैकग्राउंड को बिलोंग करते थे, बट देन सबको अपोज करके ये जो रीजनल बैकग्राउंड है या फिर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं, डिफरेंसेस, तो उन सबको अपोज करके दे कम टुगेदर एंड बिकम ए यूनिट। इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट हैज थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड इन इट। और इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट था उसमें अभी भी थाउजेंड ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन प्रेजेंट है। They worked together to decide and actions. They went to jail together and they found different ways to oppose the British. So क्या हुआ, उन्होंने साथ साथ जब वर्क किया तो कई बार जॉइंट एक्शन के फॉर्म में सबको ही साथ में जेल भी हुई, एंड ये भी फाइंड आउट किया कि क्या वेज हैं जो कि ब्रिटिश को अपोज करते हैं। सो इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश थॉट दे कुड डिवाइड इंडियंस बिकॉज दे वर सो डिफरेंट एंड देन कंटिन्यू टू रूल देम, बट the people showed how they could be different and yet be united in their battle against the British. So क्या होगा फिर, इंटरेस्टिंगली जो ब्रिटिश है वो क्या सोचेंगे कि इंडियंस जो है उसको डिवाइड कर दिया जाए, बिकॉज बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियन के लोग अगर हैं तो इंडियंस को भी सेवरल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, एंड फिर दे कंटिन्यू टू रूल देम, और फिर वो उसके बाद क्या करें, वो कंटिन्यू करते रहे रूल करना। बट जो पीपल लोगों ने अपना शेयर किया, शो किया कि कैसे वो डिफरेंट एटमॉस्फेयर में रहते हैं, या फिर जो यूनाइटेड होने के बाद ब्रिटिश के अगेंस्ट उन्होंने बैटल फाइट किया, तो दोनों ही कंडीशन जब यूनाइटेड है या जब सेपरेटेड है वो यहाँ पर दी हुई हैं। दिस सॉन्ग वाज संग आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर इन अमृतसर इन विच अ ब्रिटिश जनरल ओपनड फायर ऑन अ लार्ज ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड पीसफुल पीपल, किलिंग मेनी एंड वाउंडिंग इवन मोर। सो ये सॉन्ग जो है वो जलियांवाला बाग मैसेकर के टाइम पे था जो कि अमृतसर में हुआ,
एंड उसमें मैसेकर में जो ब्रिटिश जनरल थे उन्होंने ओपन फायरिंग की थी बहुत ही बड़े से ग्रुप के ऊपर। एंड जो शांति से माहौल था, पीसफुल, लोग वहां पर एंजॉय करने गए होंगे पार्क में, तो उनको किल कर दिया था। एंड इसमें मेन, विमेन, हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड रिच पुअर सभी लोग गैदर हुए थे फिर इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट, जो कि ब्रिटिश के अगेंस्ट था। इस प्रोटेस्ट में गैदर हुए थे जो कि ब्रिटिश के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट था। दिस सॉन्ग वॉज कंपोज्ड एंड संग टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल। एंड ये सॉन्ग किसने कंपोज किया था एंड संग किया था? तो जो भी ब्रेव लोग इसमें जिनको किल किया गया था उनकी मेमोरी में ये एक सॉन्ग कंपोज किया था, जो कि इंडियन पीपल्स ऑफ थिएटर एसोसिएशन ने कंपोज किया था ये सॉन्ग। Songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country's rich tradition of respect for diversity. And अब ये सॉन्ग यहाँ पर देने का मतलब क्या है कि सॉन्ग या सिंबल जो होते हैं वो हमारे कंट्री की जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें कांस्टेंट जो स्ट्रगल किया गया था, उसमें जो लोगों ने अपना हार्डवर्क किया इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए, वो शो करता है। एंड इंडिया का जो रिच ट्रेडिशन है या फिर डाइवर्सिटी के लिए जो रिस्पेक्ट है वो और ज्यादा बढ़ जाती है विद व्हेन we show something with the signs and symbol or songs. Do you know the story of Indian flag? तो Indian flag की स्टोरी क्या है, कैसे Indian flag जो है वो डिफरेंट सिंबल्स के साथ इमर्ज हुआ है एंड करंट इंडियन फ्लैग आया है। इट वॉज यूज एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय पीपल एवरीवेयर। अर्लियर ये कैसे यूज होता था, जो ब्रिटिश के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा था ना, उसमें एक सिंबल के फॉर्म में यूज होता था हर एक जगह पे, ये जो इंडियन नेशनल फ्लैग है। इन दिस बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed from the outside, but rather it was something deeper and within its fold. The widest tolerance of the belief and customs was practiced and every variety acknowledged and even encouraged. It was Nehru who coined the phrase unity and diversity to describe the country. जो नेहरू ने अपनी स्पीच दी थी इंडिपेंडेंस डे पे, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्पीच जो उन्होंने इंडिपेंडेंस डे पे दी थी उसका एक व्यू है और उनकी ही एक बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसमें जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला है कि इंडिया की जो यूनिटी है वो सिर्फ एक शो करने के लिए नहीं है, बट ये जो है उसका और भी डीप मीनिंग है। दैट मीन्स कि उसमें भी और बहुत सारे फोल्ड्स हैं, मतलब इंडिया की यूनिटी ऐसा नहीं है कि हम एक साथ खड़े हो गए यहाँ पर तो इट इज शोइंग द यूनिटी ऑफ कंट्री, बट इसका जो मीनिंग है वो और ज्यादा डीप है, बहुत फोल्डेड फॉर्म में है। जो वाइल्डेस्ट टॉलरेंस है बिलीव्स का, जो हम अपनी कंट्री के लिए बिलीव्स रखते हैं अपने माइंड में, एंड जो कस्टम्स प्रैक्टिस करते हैं, फॉलो करते हैं, सो हर एक चीज के बारे में अवेयर होना, उससे एक्नॉलेज्ड होना, एंड फिर अपने आप तो एनकरेज होना ही, बाकी दूसरों को भी एनकरेज करना, उसमें ही क्या है यूनिटी के ट्रू मीनिंग्स जो है वो आएंगे एंड ट्रू यूनिटी जो है वो प्रूफ होगा। इट वॉज नेहरू, एंड नेहरू जी ने ही ये बोला हुआ है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दैट मीन्स कि बहुत सारी वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस, फूड, स्टेट्स, रिलीजन एंड कल्चर होने के बाद भी जब एक यूनिटी के साथ रह रहे हैं, दैट मीन्स कि एकता के साथ रह रहे हैं, कोऑपरेशन, म्यूचुअलिज्म, ब्रदरहुड के साथ रहते हैं, सो वही क्या शो करेगा, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। और इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए ये फ्रेज एक बहुत सुटेबल फ्रेज है। इंडियाज नेशनल एंथम कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया। और जो रविंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन नेशनल एंथम लिखा है वो भी यूनिटी को एक्सप्रेस करने का एक सिंबल है। इन व्हाट वे डज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब दिस यूनिटी? तो नेशनल एंथम जो है वो यूनिटी कैसे डिस्क्राइब करता है? सो अगर नेशनल एंथम को आप बहुत डिटेल में, मतलब उसका वर्ड टू वर्ड प्रॉपरली पढ़ेंगे और उसका मतलब समझेंगे ना, सो इंडिया की जो रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, जो स्टेट्स हैं, जो यहाँ पर डिफरेंट रिलीजन है, उन सबको ये बोला हुआ है कि सारे रिलीजन जो है वो इक्वल है, हर एक चीज जो है वो इक्वल है, किसी को भी कम नहीं बोला हुआ है। एंड व्हेन एवरीथिंग विल बी इक्वल, तो वहां पर यूनिटी ही रहेगी। दैट इज व्हाई वी कैन से कि जो नेशनल एंथम है वो यूनिटी शो करता है, एंड यूनिटी शो करने के लिए एक सिंबल भी है, या फिर कंट्री का जो लेबल है, कंट्री को डिस्क्राइब करने के लिए सिंबल्स, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल, ये सारी चीजें होती हैं। सो इसके साथ ही ये जो चैप्टर है उसकी रीडिंग तो एंड होती है, बट यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर्स है वो देखते हैं और उसके बाद हम ब्रीफ लुक लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने जो कि है डाइवर्सिटी, उससे क्या समझा। सो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट फेस्टिवल्स
celebrated in your locality? Which of these celebrations are shared by members of different regional and religious community? So आपको यहाँ पर क्या करना है, एक लिस्ट बनाना है जिसमें कि डिफरेंट फेस्टिवल्स के नेम होंगे आपकी जो लोकेलिटी में सेलिब्रेट किए जाते हैं, एंड देन उसके साथ फिर ये बताना है कि जो डिफरेंट रीजनल एंड रिलीजियस कम्युनिटीज हैं वो कौन से फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं. सो जनरली कुछ फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाने वाले कौन से हो गए, ओनम, दिवाली, होली, कृष्ण जन्माष्टमी एंड क्रिसमस. ये कुछ कॉमन फेस्टिवल्स हो गए. एंड पीपल अक्रॉस रिलीजियस लाइन सेलिब्रेट फेस्टिवल्स लाइक ओनम, होली, क्रिसमस. सो ये जो फेस्टिवल्स हैं ये रीजनल एंड रिलीजियस कम्युनिटीज जो हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज वो सेलिब्रेट करते हैं. उसके बाद सेकंड आता है क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विथ इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एड्स टू योर लाइफ? तो जब आप इंडिया में रह रहे हो तो आप एक ऐसी कंट्री में रहते हो जहां पर डाइवर्सिटी और रिच हेरिटेज है, मतलब डाइवर्सिटी की भी क्या है, रिच हेरिटेज है. दैट मीन्स कि एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाइवर्सिटी है एंड दैट इज वेरी पॉजिटिव साइन ऑफ एनी कंट्री. तो अब ये जो रिच हेरिटेज है डाइवर्सिटी का, वो आपकी लाइफ में क्या एड ऑन करती है. सो इससे मतलब क्या हो रहा है कि हम इंडिया में डाइवर्सिटी से डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, तो हम डिफरेंट लैंग्वेजेस लर्न कर सकते हैं. हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले, उनसे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं. अगर हमें डिफरेंट कल्चरल ट्रेडिशंस पता है तो वी कैन एनरिच अवर लाइफ विद दैट ऑल्सो. वी ऑल्सो कैन लर्न डिफरेंट रिलीजियस रिचुअल्स जो कि हमारे नेबर्स एंड फ्रेंड्स ऑब्जर्व करते हैं एंड फॉलो करते हैं. सो डाइवर्सिटी होने के काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं एंड इससे हमारी लाइफ में बहुत कुछ एड ऑन हो सकता है अगर हम अपने सराउंडिंग की डाइवर्सिटी को एंजॉय करते हैं. अगर ये डाइवर्सिटी को हम एंजॉय नहीं करेंगे तो फिर उस डाइवर्सिटी से कुछ भी हम एड ऑन नहीं कर सकते हैं. सो सिंपल है कि जो हम एंजॉय कर रहे हैं डाइवर्सिटी से, दैट विल एड रिच हेरिटेज टू द डाइवर्सिटी. Rich heritage of the diversity will add on very good values in you. Then third आता है, do you think the term unity in diversity is an appropriate term to describe India? What do you think Nehru is trying to say about Indian unity in the sentence quoted above from his book The Discovery of India? So ये बिल्कुल appropriate होगा अगर हम इंडिया को बोलते हैं क्या, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्योंकि हमारी जो कंट्री है ना बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, ह्यूज पॉपुलेशन है यहाँ पर, एंड जो यहाँ पर लोग रहते हैं, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंट है उनका, रिलीजियस बैकग्राउंड डिफरेंट है, लैंग्वेज जो बोलते हैं वो डिफरेंट है एंड डिफरेंट ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं. येट ह्यूज डाइवर्स नेशन होने के बाद भी इट इज़ ऑलवेज यूनाइटेड एंड मूव्स फॉरवर्ड ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस. मतलब ऐसा नहीं है कि जो डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं हर एक अलग वे में वर्क कर रहा है. दे वर्क इन डिफरेंट फैशन बट एट द एंड ऑफ द डे वो सब क्या है, यूनाइटेड है. सो दैट इज वाई इट शोज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. क्योंकि अब आप अगर स्कूल में देखो तो स्कूल में भी डिफरेंट एरिया से डिफरेंट कास्ट एंड कम्युनिटी के लोग आते हैं, डिफरेंट रिलीजन के लोग आते हैं, एंड काफ़ी बार ये देखा जाएगा आप किसी दूसरे स्टेट पे जाओगे तो वहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग भी मिलेंगे, बट उसके बाद भी हम किसी ना किसी पॉइंट पर आके क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं. सो दैट शोज यूनिटी इन डाइवर्सिटी and it is very appropriate to say India is a country of India is a country which has unity in diversity. And नेहरू जी जो ये बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, उनकी बुक में उन्होंने जो बोला हुआ है, सो ही वॉज ट्राइंग टू से कि जो टॉलरेंस है वो बहुत ज़्यादा इनग्रेन्ड है इंडियन सिटीजन में, एंड दैट इज स्पेशल अबाउट देम विच मेक पॉसिबल यूनिटी इन डाइवर्सिटी. क्योंकि अगर टॉलरेंस लेवल नहीं होगा सो उसके बिना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है ना कि अगर टॉलरेंस लेवल कम है सो बहुत छोटी छोटी सी बातों पे गुस्सा आ सकता है या फिर हम कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, बट अगर टॉलरेंस लेवल होगा तो फिर ये जो छोटे छोटे सी बातों पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो नहीं होंगे. Then आता है क्वेश्चन 4. It is underline the line in the poem sung after the Jallianwala Bagh massacre which according to you reflects India's essential unity. So India's essential unity को शो करने वाली कौन सी लाइन है जो इसमें यहाँ पर है. So यूनिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब जो इसेंशियल यूनिटी है वो किससे शो होगी, दो डिफरेंट रिलीजन के लोगों से स्टार्ट होगी. तो यहाँ पर ये जो लाइन है, द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स फ्लोज टुगेदर टुडे, तो यूनिटी मतलब क्या है, साथ में है. सो टुगेदर वर्ड यहाँ पर आ रहा है, और इन केस अगर आपको पूरी पोएम रीड करके फिर यहाँ तक आओगे तो भी क्लियरली समझ आएगा कि अब जिस पॉइंट में टुगेदर वर्ड आ रहा है दैट मीन्स कि वो यूनिटी की ही बात कर रही है ना. सो सिंपली कौन सी लाइन हो गई,
हुई इस पोयम में कि जो हिंदूज एंड मुस्लिम का ब्लड है वो साथ में फ्लो हो रहा था इन द जलियांवाला बाग मैसेकर। वहां पर ऐसा नहीं था कि हिंदूज जो थे उनको अलग ट्रीटमेंट दिया जा रहा हो, मुस्लिम्स को अलग ट्रीटमेंट हो, हर एक पर्सन वहां पर क्या था, इक्वल था। एंड यही लाइन रिफ्लेक्ट करती है इंडिया एसेंशियल यूनिटी। देन ये फिफ्थ क्वेश्चन जो है, चूज अनदर रीजन इन इंडिया एंड डू अ सिमिलर स्टडी ऑफ द हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी फाउंड देयर। आर दीज हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स कनेक्टेड टू ईच अदर, हाउ। सो अब एक और कोई इंडिया का रीजन ऐसा चूज करना है जहां पर आपको फाइंड आउट करना है हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के बेसिस पर कि कैसे ये हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो है वो डाइवर्सिटी इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब एक किसी पर्टिकुलर एरिया की डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, और क्या ये जो हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, और इन केस अगर कनेक्टेड है तो कैसे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना रीजन किसी दूसरे रीजन से इंडिया के किसी भी दूसरे रीजन से कंपेयर करना है एंड वहाँ की जो डाइवर्सिटी इन्फ्लुएंस हो रही है किसी ज्योग्राफिकल या हिस्टोरिकल फैक्टर से वो फाइंड आउट करना है। क्लियर है। सो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आंसर्स हैं एंड इसके साथ ही ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एंड होते हैं। डिटेल रीडिंग जो है वो हमने की, बट मैंने आपको बोला था कि एट द एंड हम देखेंगे कि इस चैप्टर से हमें आउटकम क्या लेके जाना है। मतलब हमने चैप्टर पढ़ा, समझा कि क्या है डाइवर्सिटी, क्या ज्योग्राफिकल फैक्टर्स से डाइवर्सिटी अफेक्ट हो रही है, बट एक आउटकम जो आता है ना तो सिंपल है कि जो नेचर है या फिर मैनकाइंड है वो वैरायटी ऑफ थिंग्स इनहेरिट करते हैं, राइट। सो ये डाइवर्सिटी एंड यूनिटी का जो बिहेवियर है वो भी क्या किया जा सकता है, इनहेरिट किया जा सकता है। एंड सिंपली जो डाइवर्सिटी का कंसेप्ट है ना वो क्या इनकम्पास करता है हमारे अंदर, एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट, क्योंकि हम तभी यूनिट हो सकते हैं, एक यूनिट की तरह वर्क कर सकते हैं जब तक हमारे अंदर एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट नहीं होगा तब तक हम यूनिट के फॉर्म में नहीं आ सकते हैं। तो अगर हमें यूनिट एक बनना है तो एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं जो कि हमारे अंदर इनहेरेंट होना चाहिए। एंड इसका मतलब क्या हो जाता है कि हम एक दूसरे की जो इंडिविजुअलिटी है, उसकी यूनिकनेस है, उसको रिकॉग्नाइज करें, उसको समझें, एंड जो हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस है, ओपिनियन है, वो हटाने के लिए नहीं बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी में। आपका एक अपना ओपिनियन जो है, बट इन फ्रंट आपके जो भी सामने है उसका ओपिनियन, उसके अंडरस्टैंडिंग भी होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि अब देखो आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलोगे जो डिफरेंट रेस, एथनिसिटी, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, एज, फिजिकल एबिलिटीज, रिलीजियस बिलीव्स, पॉलिटिकल बिलीव्स डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट आइडियोलॉजीज हो सकती हैं। सो इसीलिए और ज्यादा क्या बेटर हो जाता है कि यहाँ पर ही आप अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट अपने अंदर रखें जिससे कि यूनिटी शो होगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर डिफरेंसेस इन सेफ, पॉजिटिव एंड नर्चरिंग एनवायरमेंट, मतलब कि एनवायरमेंट को ट्रीट करने में भी बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। तो सिंपली अगर एक दूसरे को समझना है तो सिंपल टॉलरेंस को एम्ब्रेस करना पड़ेगा एंड जो रिच डायमेंशंस है डाइवर्सिटी के उसे सेलिब्रेट करना है, नॉट ओनली टू अ इंडिविजुअल बट टू ऑल ऑफ द सोसाइटी मेंबर्स। एंड इसीलिए क्या हो जाएगा कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए एंड उसको सेलिब्रेट करने के लिए कुछ एफर्ट्स लगाने होंगे जो कि एफर्ट्स बिल्कुल भी बड़े नहीं होते हैं। ये क्लियर हुआ। एंड डाइवर्सिटी का मतलब क्या हो जाता है, डाइवर्सिटी मीन्स मोर देन जस्ट एक्नॉलेजिंग और टॉलरेटिंग डिफरेंस। मतलब अभी मैं आपको ये बोल रही थी कि टॉलरेट करना, रिस्पेक्ट करना, एक्सेप्टेंस, इन सब चीजों से क्या होगा, यूनिटी आएगी। बट ऐसा नहीं है कि जो डाइवर्सिटी है उसका मतलब सिर्फ टॉलरेट करना है डिफरेंसेस को। डाइवर्सिटी बहुत सारी अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं, टॉलरेट अकेला नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है म्यूचुअल रिस्पेक्ट को, अंडरस्टैंड करना है डाइवर्सिटी को, अंडरस्टैंड करना है और अप्रिशिएट करना है इंडिपेंडेंस ऑफ ह्यूमैनिटी को, जो अलायंस बिल्ड करना आना चाहिए। जो लीडरशिप की क्वालिटीज होती है ना उनमें भी एक होता है क्या, द लीडरशिप, जो लीडर होगा उसके ग्रुप में बहुत अलग अलग वेराइटी के एंड अलग अलग माइंडसेट के उसको लोग अगर मिलेंगे सो उन सबको कंबाइन रह के वर्क करवाना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। सो वहां पर भी यही सेम चीज आती है कि वहां पर भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी को मेंटेन करना होता है। एंड डाइवर्सिटी जो है वो बहुत हर एक स्टेप पे, मतलब बहुत सारी जगह देखने को मिलती है। एंड चैप्टर में भी हमने एक एग्जांपल देखा कि लद्दाख एंड केरला, लद्दाख जो है वो वहां पर फ्रॉस्टी लीव होती है जो कि जम्मू कश्मीर में है, जहाँ पे शीप्स को ट्रेन किया जाता है। एंड बुद्धिज्म जो है प्राइमरी रिलीजन है। एंड केरला क्या है, साउथ इंडिया में है, मल्टी रिलीजियस स्टेट है। एंड वो वहां पर किस चीज का फ्लेवर्स, एंड इट इज अक्लेम्ड फॉर इट्स फ्लेवर एंड फिश, वहां पर ज्यादा फूड में क्या आता है, फिश एंड स्पाइसेस होते हैं। तो वो क्या हो गया,
फ्लेवर प्रोवाइड करते हैं। तो ये चैप्टर का समरी भी हुआ। समरी में बेसिकली हमें देखना था कि डाइवर्सिटी से मतलब क्या होता है। सो इसके साथ ही सिविक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। आप चैप्टर को और प्रॉपरली रीड करें। ये जो क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं ऑलरेडी, वो उसके आंसर्स ही लिखना है एंड 5th नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपको फाइंड आउट करना है, अपने रीजन से किसी दूसरे इंडिया के रीजन को कंपेयर करना है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर सेकंड हिस्ट्री का नॉट हिस्ट्री, नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर ऑफ सिविक्स स्टडी करेंगे, दैट इज डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तब तक कि आप ये जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करें एंड थैंक यू सो मच।